टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब देखो, इस मोमेंट ऑफ फोर्स को समझे उससे पहले एक बार पुराना रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन देखा था, यहाँ पीछे है, अभी भी लिखा होगा कहीं ना कहीं। ये रहा, देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हमने ये किया था, पहला एक्सप्रेशन, और इस तरह से तीन एक ही पेज पे शायद किया था ना हमने। तो इस तरह से हम देखो, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखो, अगर हम एक और क्लास हमने किया था पीछे, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, तो चलो हम यहाँ पे ब्लैंक पेज मैंने रखा नहीं है क्या एक भी, चलो यहीं पे हम कहाँ कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब इस सवाल को नहीं लगाना है, हम यहाँ एक ब्लैंक पेज मिल गया, रिवीजन हम कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, या एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यूट्यूब पे भी नहीं है तो उसको आप देख नहीं सकते हो। तो यहां पे हमने क्या देखा कि भाई, अगर हम क्या करें, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दें, क्या कर दें, एक पॉइंट को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, और उस पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम उस पे किसी भी डायरेक्शन में जब एक हमने फोर्स लगाया, तो ये क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी ये क्या हुआ, रिजल्टेंट हमारा कुछ इस टाइप से मिला। ऐसा है कि नहीं है, हमने जब एक आर, हमारा डायरेक्शन ये था, हमने फोर्स ये लगाया, तो जो रिजल्टेंट हमें मिला वो कुछ इस तरह से मिला। तो अब सिंपल सा हमने क्या किया, मैग्नीट्यूडनल वे में हम देख रहे हैं बेटा, हम किस में देख रहे हैं, मैग्नीट्यूडनल वे में देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू रेज व्हेन वन पॉइंट इज फिक्स इज नोन एज एंगल। तो यहां हमने क्या देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट या जो चेंज हुआ इसके पोजीशन में, वो एक एंगल का हुआ। अब अगर एंगल की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमें पता है कि एंगल क्या होता है, L by R, दैट इज आर्क अपॉन साइड, यानी आइदर ऑफ द साइड, दो में से कोई भी एक, आइदर ऑफ द साइड लिख लो, आइदर ऑफ द साइड, ये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा बस, ठीक है ना, हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पे हमने क्या किया, एल को इधर ले गए, थीटा आर हमने ऐसे रख लिया, भाई आर इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, थीटा पहले से था तो थीटा आर, ये सीक्वेंसिंग याद रखना है। क्या होगा भाई, ये पहला ही इसका पोजीशन 1 है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, इसके बाद ही आने वाला है, और जब सीक्वेंस में रखेंगे तो देखो थीटा उसके बाद आर, हमने इस तरह से रख लिया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, dl बाई डी टी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी आर। अब चूंकि ये फिक्स्ड है और ये चेंज होने वाला नहीं है, तो एक तरीके से कांस्टेंट ही है, बट डायरेक्शन भी ये कंटेन कर रहा है, तो इसको अभी डायरेक्शन हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही हम देख रहे हैं। तो dl बाई डी टी ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, यानी हमें क्या मिला कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है, हमें क्या पता चला कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड आइदर ऑफ द, किसी भी एक साइड का, या पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट। अब ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, यानी सिर्फ स्केलर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब स्केलर फॉर्म में, आदत हो गई है मैग्नीट्यूड बोलने की, तो स्केलर फॉर्म में। अब यहां से देखो, ध्यान दो, अब इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर प्रोडक्ट है भाई, ये दोनों ही वेक्टर है, और जब इनका प्रोडक्ट भी हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है, तो यहां से हमने कह दिया कि ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। याद रखना भाई, हमारा वेलोसिटी वेक्टर प्रोडक्ट है, ओमेगा एंगुलर
वेलोसिटी भी हमारा एक वेक्टर है, और ये आर जो पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी आपका क्या है, एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर हमारा वेक्टर ही मिल रहा है तो वो कभी भी क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से एक चीज क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक चीज और हम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमें मिल गया v इक्वल टू ओमेगा आर। कभी भी याद रखना ये v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। समझ में आया कि नहीं है? ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, तो याद रखना v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ना कि आर क्रॉस ओमेगा। अगर आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है या कहीं भी पूछा जाएगा तो आर क्रॉस ओमेगा अगर आपने लिख दिया तो भैया नंबर कटना तय है। अब यहां पे देखो, फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, dv बाई डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी आर। तो यहां से हमें क्या मिला, डी ओमेगा, डीवी बाई डी टी हमारा क्या होता है, ए, डी ओमेगा बाई डी टी हमारा क्या होता है, एंगुलर, ये क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा, एंगुलर, बताया है पहले भी, एक्सेलरेशन। एक बार रिवाइज कर रहे हैं बस, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये हो गया ओमेगा, ये वेक्टर आर, यानी अल्फा आर मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, ए इक्वल टू अल्फा आर। अब बेसिकली हमने क्या पाया, अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यहां से याद रखना डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे ए इक्वल टू हमें क्या मिला, डीवी बाई डी टी होता है, वैसे ही हमारा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ठीक है, ये पुरानी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए थी। अब चलिए हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब वो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, ध्यान देना, इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क को ही हम क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं या कपल फोर्स बोलते हैं। बट कपल फोर्स में थोड़ा सा अंतर है, और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये भी है। अब देखो, अगर हम बात करें, या मोमेंट फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ये हो गया। अब देखो ये कहता क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलता है क्या, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। यानी क्या हुआ कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस पे अगर वो क्या हो गया, फोर्स लगाने के बाद अगर वो टर्न हो गया, तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अपने एक फिक्स पॉइंट पे टर्न कर जाए या रोटेट कर जाए, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखो इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा यहाँ पे क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, इसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। ठीक है, टीओ यू लिखा जाता है, टाउ। टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर लिख लो या डी लिख लो, एफ क्रॉस आर ही लिखो, ज्यादा बेहतर है। नहीं सॉरी, एक चीज ध्यान देना, यही चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा, गलती होने पे ये कट जाता है नंबर। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा यहाँ पे। ठीक है, आर क्रॉस एफ, जैसे कि
हमारे पास एक पीछे वाले पेज पे चले जाते हैं, क्लियर मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, एक ये हो गया है कि नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब इस पे एक पॉइंट, कहाँ पे, ये हमने ले लिया पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट पी है। इसका पोजीशन वेक्टर जो अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है कि नहीं है। अब इस पोजीशन वेक्टर पे हमने क्या किया, एक फोर्स एफ लगा दिया। जब एक फोर्स एफ लगाया तो ये हमारा क्या है, कुछ डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर है। अब देखो इसके अगर हम बैक जाए, यहां से ऐसे हम ले लेते हैं, है कि नहीं है, और इसका अगर एक परपेंडिकुलर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब जो एंगल ये है एंगल थीटा, वही एंगल थीटा ये होगा। और जब एंगल थीटा ये होगा तो देखो, अब ये देखो भाई बेस है, ये बेस हो गया ना थीटा का, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अगर हम बात करें तो हमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, मिलता है कितना है, साइन थीटा। अब देखो यहां से यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें क्या मिल गया भैया, परपेंडिकुलर हमारा ये है जो कि हमें नहीं मालूम है, तो इसको हमने रख दिया, एक्स रख दे, नहीं और पी क्यू रख दे, क्यू रख दिया। और हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या है, पोजीशन वेक्टर आर है, तो क्यू इक्वल टू हमें क्या मिला, आर साइन थीटा। यानी ये लेंथ हमें मिल गई, ये कितनी है, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब देखो जब ये आर साइन थीटा हो गया तो यहां से अब इसका देखो भाई, फोर्स आर हमारा ये हो गया, फोर्स ये हो गया, और इसके रिजल्ट में जो हमारा टॉर्क है, यानी अगर यहां से देखें तो टॉर्क इधर लगेगा, बट हम इसके कहां से हम देखते हैं, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ ओरिजिन, तो ये हमारा हो गया क्या, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गया। अब जब टॉर्क हो गया तो यहां पे हमें क्या मिला, टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, टॉर्क जो हमारा हो जाएगा आर एफ साइन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, किसका, इसका, और जो डायरेक्ट फोर्स है ये, अब ये क्या हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, दैट इज आर एफ साइन थीटा। और यहां से अगर देखें इफ, क्योंकि साइन थीटा जब भी आता है, साइन थीटा जब भी आता है हमें पता है कि तीन केस लेकर आएगा, 0, 180 और 90। इन दोनों केसेस पे हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, बट साइन 90 पे हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। तो इस तरह से अगर परपेंडिकुलर जब हमें मिल रहा है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू एफ। क्या होगा, टाउ कब मिल रहा है, जब परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, यानी परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम मिल रहा है तो टाउ आर एफ बोल सकते हैं। या हम लास्ट हमने क्या देखा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा हमें मिला था, और जब भी साइन थीटा होता है तो यहां से हमें पता है कि क्या मिलेगा, आर एफ कॉस, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। कोई दिक्कत बेटा। और इस तरह से हमें क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ आर्म। और इस तरह से देखो अभी पीछे हमने जो डायग्राम बनाया था हमें क्या दिखाई दिया, यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी किसी भी एक आर्म से जो परपेंडिकुलर एक्शन है फोर्स का, वो हमें क्या दिखाई दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाया। यानी एक फिक्स एक्सिस से, ये हमारा फिक्स एक्सिस पे, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, फिक्स एक्सिस पे जो आर्म है
उस पे हमने एक परपेंडिकुलर एक्शन लगाया, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ व्हाट, टॉर्क। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है, याद कर लेना या ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो टॉर्क पे एक सवाल लगा लेते हैं। टॉर्क हमारा क्या कहता है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। हमें क्या निकालना है, टॉर्क ऑफ अ फोर्स निकालना है। अब देखो फोर्स हमारा कितना है, यहां साफ साफ दे रहा है, फोर्स F इज इक्वल टू 7I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप, और पोजीशन वेक्टर R जो है हमारा I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप है। ठीक है, हमारा फोर्स ये हो गया और ये R इतना हो गया। तो टॉर्क हमें क्या है, R क्रॉस F है, याद रखना बेटा क्या है। अब देखो ओरिजिन है फोर्स एक्ट पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, यानी कहीं भी एंगल का नाम नहीं लिया गया। जब कहीं भी एंगल का नाम नहीं लिया गया है तो आर एफ साइन थीटा नहीं होगा। देखो अगर एंगल दे दिया तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होगा, और अगर एंगल नहीं दिया है तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा। अब एक चीज याद रखना बेटा, साथ में एक चीज और याद रखना, जब पेपर में अगर आ गया और आपने एफ क्रॉस आर रख दिया तो गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। भाई एंटी कॉम्यूटेटिव से फर्क क्या पड़ता है, भाई 2 बराबर -2 कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर नंबर लाइन ले तो 2 1 0 1 और 2, ये हो गया 1 और 2, -1 -2। अब देखो ये बराबर क्यों नहीं हो सकता, भाई एक माइनस ने इनकी पोजीशन में देखो कितने का अंतर कर दिया, 1 2 3 4, कितने का, 4 नंबर्स का अंतर इन्होंने बीच में डिफरेंस आ गया है, या 3 नंबर का डिफरेंस, जो भी है ये देखो, -2 और 1, 1 2 और 3, 3 का ये डिफरेंस आ रहा है कि नहीं है। तो इसलिए एंटी कॉम्यूटेटिव अगर हो गया तो भाई निगेटिव हो गया, तो कभी भी फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल नहीं होना है। तो ये चीज याद रखना कि टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर कभी नहीं लिखना, आर क्रॉस एफ होगा। अब देखो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया, बेहतर है। अब जब टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया तो टाउ, अब हमें पता है, यहां थोड़ा हम क्लियर कर लें स्क्रीन को, अब हमें मिल गया एफ इज इक्वल टू 7I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप, और हमें मिल गया आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब टाउ इज इक्वल टू हमें पता है आर क्रॉस एफ होगा, और आर क्रॉस एफ का मतलब हमें पता है क्या क्या करना है, आई जे और के, 7 3 -5 1 -1 और 1, मल्टीप्लाई कर दो भाई तो कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू, हमें रिजल्ट में मिलेगा क्या, टाउ इक्वल टू हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, आई कैप 3 1 जा 3 -5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, माइनस जे कैप 7 1 जा 7 +5, और प्लस के कैप कितना हो जाएगा, -7 और -3। रिजल्ट में हमें क्या मिला, टाउ कैप वेक्टर होगा बेटा, तो -2I कैप -12J कैप -10K कैप, ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्लियर हुआ, यानी ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। कोई समस्या इसमें, किसी को कोई समस्या है बेटा, हंस कृष्णा साजेब उत्कर्ष,
बेटा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब चलो हमारे स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर देख लो, बता दे रहा है, एक बार पढ़ लो, स्क्रीन पे ही है तो पढ़ लो, बता भी देंगे एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है ये। रुको बता दें, अभी बता दे रहे हैं। ये है एनसीईआरटी का 7.8। देख लो एनसीईआरटी का 7.8, देख लो एक बार। सर देखिए देखिए। देख लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ना। ना समझ में आया? अब देखो क्या कह रहा है। यहाँ देखो दो डायग्राम मैंने बनाया है, एक सॉल्यूशन वाला है डायग्राम, बनाया नहीं है, कॉपी पेस्ट है, समझा करो, इतना कलाकार मैं थोड़ी हूँ, तुम लोग तो पता ही है कि नहीं है? वो मैं जानता हूँ। कौन बोला है मैं जो मैं जानता हूँ? कौन बोला? उत्कर्ष। चलो कोई बात नहीं, सही बोले। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, भाई ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हुआ क्या, एक स्ट्रिंग से हमने एक आयरन बार को क्या कर दिया, हैंग कर दिया दोनों तरफ से बांध के। देखो बोल भी रहा है द यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W। नॉन यूनिफॉर्म होने, अरे एक चीज और है, यहां पे एक वर्ड यूज किया नॉन यूनिफॉर्म। क्या यूज किया है? नॉन यूनिफॉर्म बार। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म बार बोल देने की वजह से एक चीज हो गया, अगर यही यूनिफॉर्म बार बोलता, भले डायग्राम में यूनिफॉर्म बनाया है, बट ये समझो नॉन यूनिफॉर्म बोल देने का मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास, अगर यूनिफॉर्म होता तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके हाफ पे होता, बट नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया तो सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा, और जब सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा तो वेट हमारा कहीं और ही लगेगा। तो यही चीज बोला है कि नॉन यूनिफॉर्म है, और जब नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई देखो ये हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से हमने देखो वेट कहाँ हमारा लग रहा है, सेंटर ऑफ मास कहीं और है, और उसके हिसाब से वेट हमारा यहाँ पे है। अब देखो जब हमने इसको सस्पेंड कर दिया दो स्ट्रिंग से, तो इस वर्टिकल से इसने कितना एंगल बनाया, 53.1 डिग्री और 36.9 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे एक, यहाँ पे लिखने में गलती कर दी है मैंने, 53.1 डिग्री, और ये हो गया सही है। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग वर्टिकल, वर्टिकल से बना रहा है, द बार इज ऑफ 2 मीटर, और इसका कौन है भाई ये, ठीक है, और जो इसका लेंथ, बार का जो लेंथ है वो कितना है, 2 मीटर हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब हमसे क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से जो डी लेंथ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी आपने पढ़ लिया ना, हाँ सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है, तो सेंटर ऑफ मास जहां पे लाई करेगा वहीं पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं लाई करता है। चलो यहाँ पे ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर भाई यहां से स्ट्रिंग से ये सस्पेंड है तो यहाँ पे एक टेंशन काम करेगा और एक टेंशन यहाँ पे भी काम करेगा। अब हमारी आदत है डायरेक्शन यही चूज करने की, तो इसका नाम हमने दिया T1 और इसका नाम दे दिया T2। अब देखो ये हो गया हमारा, इधर डायरेक्शन में T1 एक्ट कर रहा है, और ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रॉड। अब देखो ये अगर बैलेंस में है तो क्यों बैलेंस में है, क्योंकि एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। अब जब एक्ट कर रहा है तो ये फोर्स कितना है, T1 cos थीटा 1, भाई ये एंगल कितना, थीटा 1 दे दिया है, और
इधर की तरफ जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा, T2 साइन थीटा 1। क्लियर हुआ? यानी भाई अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालते हैं तो ये T1 cos थीटा 1 हो गया और ये T2 साइन थीटा 1 हो गया। इसी के रिगार्डिंग ये T1 है बेटा, T2 नहीं, T1 साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया, गलत बना हुआ डायग्राम। तो ये T1 साइन थीटा हो गया। अब चलो इसको देखते हैं। तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आया तो T2 cos थीटा 2 और इधर के डायरेक्शन में आया तो T2 साइन थीटा 2। अब अगर हम देखो क्या करें, इक्विलिब्रियम में देखें। अब क्या है ये बॉडी, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमें क्या दिखा कि T1, देखो भाई यहां पे हमारा क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों ही फोर्सेस क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे, है कि नहीं है ना। तो पहला चीज हमने ये देख लिया। देखो यहां पे इसको देख लो और इसको देख लो। तो पहला हमने लिया क्या, T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू T2 साइन थीटा 2। तो यहां से हमें मिला T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ये हो गया हमारा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब देखो 53 पॉइंट यहां पे अगर हम रखें तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हमें क्या मिला, साइन थीटा 2। थीटा 2 कितना है, 53.1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 39 पॉइंट नहीं, कितना है बेटा, 36.9, 36.9 ये हो जाएगा। यहां से हमें मिला कितना, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0.800 अपॉन 0.600। साइन टेबल और लॉग टेबल लेना हम सिखा देंगे ऑनलाइन पे किसी दिन भी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लास लेके या वीडियो बना के हम सेंड कर देंगे, देख लेना एक बार, आ जाएगा आराम से। अब इसको अगर हमने इक्वेट किया तो हमारा ये आ गया 4/3, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं फिर डायग्राम पे। अब देखो अगर ये फ्री होता तो ये क्या करता, अगर हम यहाँ पे इसको इधर से हैंग डी वाले पॉइंट पे हैंग कर दें तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर रोटेट करना चाहेगा और ये इधर, ये वाला मोशन इधर, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। एक तरीके से डायरेक्शन हमारा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनका यही आ रहा है कि नहीं है। अगर इस स्ट्रिंग को अगर हम काट दें तो ये क्या करेगा, ये भाई इस पॉइंट से उठे और ये इधर आ जाएगा, और अगर इस स्ट्रिंग को काट दें तो ये इधर आ जाएगा। तो हमें क्या दिखा कि हमें ये रोटेशन एक करता हुआ दिख रहा है। अब जब रोटेशन करता हुआ दिख रहा है तो भाई यहां पे ध्यान दो, ये है T1 cos थीटा 1 और क्या है, D है, और ये है T2 cos थीटा 2 और ये D है। तो भाई ये टोटल लेंथ इसका कितना है, टोटल लेंथ 2 मीटर का है। तो ये लेंथ हो यहां से लेके यहां तक क्या है, D है, तो ये लेंथ हो जाएगा 2 माइनस D। तो टॉर्क हमारा ये क्या है, इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मोमेंट ऑफ फोर्स τ1 इज इक्वल टू τ2 होगा। और τ1 हमारा कितना है भाई, इक्विलिब्रियम में है ना, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स अगर ये फ्री कर देते हैं तो रोटेशनल मोशन करने लगेगा, दैट्स मीन मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो जब मोमेंट ऑफ फोर्स देखें τ1 हमारा कितना मिला, T1 cos थीटा 1 कितना है भैया, cos थीटा 1 हमारा है अरे यार 36, किसने कलाकारी की है इरेज कर दो, 36.1 और डिस्टेंस हो गया D इज इक्वल टू T2 cos 53.1 2 माइनस
डी। ये हो गया, कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? अब यहां से रखें तो देखो यहां से एक चीज और हमें मिलेगा, T1 बराबर 4/3 T2, ये भी हमें मिलेगा। तो यहां पे T1 की वैल्यू हमने रख दिया 4/3 T2, cos 36.1 की वैल्यू हमें पता है 0.60 या 0.6 कर लो, बट हाँ लिस्ट काउंट के फॉर्म में या हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज में जब डेसिमल में रखते हैं तो डेसिमल के 3 प्लेस तक रखते ही हैं। और ये हो गया T2, और ये है आपका कितना 0.800 इंटू 2 माइनस डी। ठीक है, अब यहां से जब रिजॉल्व करोगे आप, तो भाई यहां से क्या दिखा, T2 से T2 कट गया, फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजॉल्व करना तो D इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.72 मीटर। यानी यहां से यहां की जो लेंथ है वो कितनी है, 0.27 मीटर है। तो यहां देखो हमारा टॉर्क यहां ऐसे भी एक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? उत्कर्ष, साजेब, कृष्णा, अंशु, अंश, यस सर। ठीक है। और बाकी जो तुम्हारे दोस्त हैं उनसे बात होगी तो रैंडमली अगर मान लो स्कूल में बुला लिया गया या क्या कहते हैं, अब देखो जानते ही हो 3 स्कूल में बात निपटना पड़ता है, तो कहीं भी एक बुला लेते हैं तो डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी, मेरी क्लास इस वजह से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ऑनलाइन में। तो ये चीज है, बोल देना बाकी सबसे भी, मैं भी अभी ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि मेरी क्लास का जो टाइमिंग होगा, मेरे क्लास का जो टाइमिंग होगा 10 बजे मॉर्निंग में होगा। ठीक है ना? अब से अगर जब तक इंटरनेशनल या कोई टाइम टेबल चेंज नहीं होता है तब तक हमारा 10 AM मॉर्निंग में हमारा टाइम टेबल रहेगा। क्लियर है ना बेटा? ओके, ओके सर, थैंक यू डील फॉर दिस डन। सपोर्ट। बाय बाय बेटा। डील।